सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लासेस साइंस का 10th चैप्टर गति, बल और दाब। गति क्या होता है? जो हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं वो गति क्या होती है? दो प्रकार की होती है, एक स्थितिज और एक स्थिर अवस्था में होती है और एक गतिशील अवस्था में होती है। जो वस्तु स्थिर है उसको स्थिर अवस्था में गतिशील बोलेंगे, जो गति बोलेंगे, और जो चलती रहती है उसको गतिज ऊर्जा गति अवस्था में बोलेंगे। ठीक है। इस प्रकार वस्तु की गति धीमी होने के कारण वह स्थिर प्रतीत होती है, जैसे जो घड़ी की घंटी वाली सुई में की स्थिति में परिवर्तन धीमी गति से होता है। अतः गति का अवलोकन लंबे समय तक करने पर ही स्थिति का पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिक समय तक ध्यानपूर्वक देखकर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु स्थिर है कि गतिशील है। ठीक है। तो गति कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, स्थिर और गतिशील। जो वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था की गति हो जाएगी, जो गतिशील है वो गति अवस्था की। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया गया है, ये खंबा है तो खंबा क्या है? स्थितिज ऊर्जा में है, स्थिति गति में है। और ये जो एरोप्लेन है उड़ रहा है तो ये गतिशील अवस्था में है। ये दौड़ रहा है, ये भी गतिशील, ये भी, और ये जो है स्थिर अवस्था में। ठीक। फिर नीचे हम देखते हैं कि वह गति जो सरल रेखा में होती है उसको सरल रेखीय गति बोलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, जो ये व्यक्ति चल रहा है वो एक सीधी रेखा में चल रहा है तो वह सरल रेखीय गति होगा। और ये भी क्या है? एक आम जो है ऊपर लटका हुआ, वो जो गिरेगा तो वो भी एक स्थिर अवस्था में गतिशील की सरल रेखा में गति कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है? वृत्तीय गति। वह गति जो वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है उसको क्या बोलते हैं हम? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति कैसी होती है? जैसे हम एक पत्थर को धागे में बांध के घुमा रहे हैं तो वो चारों तरफ घूम रही, तो उसकी इस गति को वृत्तीय गति बोलते हैं। जैसे ये झूला एक पूरा झूल रहा है, पूरा चारों तरफ एक केंद्र के, तो इसको बोलेंगे वृत्तीय गति। फिर घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है? घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु अपनी धुरी के चारों ओर घूमते, जैसे बर्तन बनाने वाला कुम्हार का चाक घूमती हुई फिरकी, ये क्या होती है? घूर्णन गति। घूर्णन गति में वस्तु अपने अंदर स्थित अक्ष के चारों ओर घूमती, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, उसके चारों ओर घूम रही तो उसको घूर्णन गति बोलेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि जो पत्थर है ये क्या है? यहाँ पे है, फिर एक इधर जा रहा है, फिर एक इधर जा रहा है, तो इसकी इस गति को क्या बोलते हैं हम? दोलन गति। पंखा, ये घंटी भी, ये एक इधर जा रहा है थोड़े समय के लिए, फिर थोड़े समय के लिए इधर जा रहा है, तो इस प्रकार की जो गति होती है इसको दोलन गति बोलते हैं हम। अब हम देखते हैं आवर्ती गति और अनावर्ती गति। आवर्ती गति क्या होती है? जैसे कोई भी चीज़ है वो अगर अपने शुरू हुई और चल रही है, फिर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है तो उसकी गति को आवर्त गति बोलते हैं। जैसे घड़ी की सुई क्या है? एक पूरे घूम के एक जगह पे फिर आ जाती है, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। और जो एक निश्चित समय के पश्चात अपनी गति को नहीं दोहराती है उसको अनावर्ती गति बोलते हैं। जैसे अनावर्ती गति के क्या, जो धावक दौड़ रहा है तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं है, इस प्रकार की गति को हम अनावर्ती गति बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल है कि जो साइकिल की गति होती है वो क्या होती है? जो साइकिल का आगे बढ़ने का है वो क्या है? रेखीय गति है। और फिर पहिया और पैडल जो घूम रहा है वो घूर्णन गति है, जबकि साइकिल के रिम की गति वृत्तीय गति है। तो इसमें क्या कौन सी गति को बता दिया? 3 गति को बता दिया, एक तो रेखीय गति, एक घूर्णन गति और एक वृत्तीय गति। अब सिलाई मशीन जो हैंडल को घूमना, ये क्या है? वृत्तीय गति है। सुई की गति दोलन गति कहलाती है। अब चाल क्या होता है? चाल बराबर इसकी फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, तय की गई दूरी बटा समय। हम मतलब कहीं जा रहे हैं तो हम कितने समय में उसकी दूरी तय कर रहे हैं और कितना समय लग रहा है, इसको ही क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं।
जैसे देख लेते हैं, घर से 10 किलोमीटर दूर शाला पहुंचने के लिए पैदल की अपेक्षा क्या है, साइकिल, स्कूटर या बस द्वारा जाने पे क्या होता है, हमारी समय की बचत होती है। यह भी कहा जा सकता है कि पैदल गति धीमी गति है, जबकि साइकिल, स्कूटर और बस की तेज गति। तो जो दोनों में डिफरेंस है तो उसी को क्या बताया जा रहा है, चाल बताए। इसकी तुलना करने के हम एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल बराबर ऐसे भी हम समझ सकते हैं, तय की गई दूरी बटा समय। हम जितनी दूरी तय किए उसमें कितना समय लगा, वो क्या होगी, चाल होगी। चाल का सही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यदि कोई वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करे तो वह एक समान गति, और यदि कोई वस्तु समान अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसको असमान गति बोलते हैं। ये तो केवल समझ में ही आ जा रहा है उसके वर्ड से ही कि समान गति किसको बोलते हैं, असमान गति। जो असमान दूरी तय करे और असमान दूरी तय करे तो उसको असमान गति। अब क्या होता है, बल का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन। देखिए, कोई भी जो वस्तु है हम उसको जितने बल से, जितनी ऊर्जा से हम उसको ढकेलेंगे, वो क्या होता है, जब वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था से में परिवर्तन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम बल बोलते हैं। बल का सही मात्रक न्यूटन है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अब बल के प्रभाव, बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं। अब हमें क्या है, फुटबॉल की गतिशील करना हो तो आप क्या करेंगे, निसंदेह बल लगाएंगे। जब कोई भी गेंद है उसको अगर हम ढकेलेंगे तो क्या है, वो बल लग रहा है, जिसके कारण वो दूसरी अवस्था में जा रहा है। अब एक आइजक न्यूटन क्या था, एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक था, है ना, और गणितज्ञ भी था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्होंने उनके योगदान में आधुनिक युग का महान वैज्ञानिक बना दिया। उनको क्या बना दिया, महान वैज्ञानिक, क्योंकि वो जब एक दिन जो पेड़ बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तभी अचानक उनके सिर पर क्या, एक सेब गिरा। अब ये जो घटनाएं थी वो क्या थी, अचानक घटी। तब न्यूटन ने सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना भाई। अब वो क्या थे, पहले बैठे हुए थे आम के पेड़ कहीं भी बगीचे में, तो एक सेब नीचे गिरा। अब उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि जो पृथ्वी है उसमें क्या लगता है, आकर्षण बल, शक्ति के कारण वह ऊपर नहीं गया। यह आकर्षण शक्ति क्या है। अब उसके मन में एक और क्वेश्चन आया, तो जब पृथ्वी की यह शक्ति सब पर काम कर सकती है तो दूर चंद्रमा पर प्रभाव क्यों नहीं डाल सकती। न्यूटन के इस संदेह ने ब्रह्मांड के लिए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जन्म दिया। अब क्या दिया, जो न्यूटन का जो सिद्धांत है उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जन्म दिया। तो अब देखते हैं गति की दिशा में परिवर्तन। फुटबॉल के खेल में जब गोलकीपर अपनी ओर आती हुई फुटबॉल पर धक्का लगाता है तो क्या होता है, फुटबॉल की दिशा में गति होती है। ये भी एक जो बल है उसके बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं कि बलों के प्रकार, बल के कैसे कैसे प्रकार होते हैं। पहला क्या है, पहला दिया हुआ है पेशी गति। पेशी गति क्या होता है, किसी वस्तु को ढकेलने या खींचने या उठाने के लिए बल लगाना पड़ता है। यह बल मनुष्य, पशु शरीर के मांसपेशियों द्वारा अर्पित किया जाता है, जिसे पेशी बल कहते हैं। किसको कहते हैं, पेशी बल। किसी वस्तु को ढकेलने, खींचने और उठाने के लिए जो बल लगाते हैं उसको हम पेशी बल कहते हैं। अभी हमने देखा था कि बल क्या होता है, अब हमने देखा कि पेशी गति क्या होता है। अब भाई बल तो कई प्रकार से लगाते हैं, तो जब हम ढकेलने, खींचने, उठाने के लिए लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पेशी गति। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अब जब हम पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो क्या करता है, नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है, ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल, अपने और खींचने का जो बल लगता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सूर्य क्या करता है, चारों ओर, और चंद्रमा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। सबसे पहले कौन परिक्रमा करता है, पृथ्वी, किसकी, सूर्य।
फिर चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये जो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब चुंबकीय बल क्या होता है? अब लोहे के अलावा निकल और कोबाल्ट से बनी वस्तु को भी चुंबक आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ। अब भाई जो भी वस्तु है लोहा को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो उसको बोलते हैं चुंबकीय बल, है ना। तो जो निकल और कोबाल्ट है से बनी वस्तुओं को भी चुंबक आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों क्या कहते हैं हम? चुंबकीय पदार्थ। अब चुंबक द्वारा आरोपित इस आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण मतलब खींचना, प्रतिकर्षण मतलब हटाना, के बल को चुंबकीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल में वस्तु का प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल में जो वस्तु का प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट संपर्क होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के बलों को क्या कहते हैं हम? असंपर्क बल। अब स्थिर विद्युत बल क्या होता है? क्या बता रहा है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण के इस बल को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल किसको कहते हैं? आकर्षण या प्रतिकर्षण के इस बल को ही। और डिटेल में हम ये क्रियाकलाप को अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जब हम प्लास्टिक की कंघी से शुष्क बालों पर चलाकर छोटे छोटे कागज के टुकड़े को पास लाएंगे तो जो कागज है वो कंघी की ओर आकर्षित होगा। इस प्रकार कांच के छड़ के रेशम के कपड़े से रगड़ कर कागज के टुकड़े समीप लाएंगे तो कागज के टुकड़े को आकर्षित करेगा। इसलिए ऐसा होता है कि घर्षण से वस्तुओं में विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है और वस्तु इस प्रयास से आवेशित हो जाती है कि वो छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। सरसों के कुछ दानों को एक प्लास्टिक की प्लेट पर रखें और उन्हें रगड़ कर छोड़ दिया जाए तो सरसों के दाने एक दूसरे से दूर भागें, किंतु प्लास्टिक की प्लेट जो होती है चपकने लगेंगी। तो भाई या तो चपकना या तो दूर भागना, ये दोनों क्रियाएं अगर होती तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत बल। अब घर्षण बल क्या होता है? जैसे किसी भी चीज़ का घिसना, उसको क्या बोलते हैं हम? घर्षण बल। सीधी सीधी बात। अब जो ईंटा घिस गया तो उसको क्या बोलेंगे? घर्षण बल। तो वास्तव में गेंद और फर्श की सतह के खुरदुरेपन के कारण एक विरोधी बल कार्य करता है जो गेंद की गति के विपरीत होता है। इसी गति विरोधी बल को क्या कहते हैं हम? घर्षण बल कहते हैं। यह फर्श चिकना हो तो घर्षण बल कम होता है और घर्षण बल के कारण जूते का तला, मशीन के पुर्जे और वाहन के पहिए क्या होते हैं? घिस जाते हैं। हमारा जूता कैसे घिसता है? घर्षण बल के कारण। मशीन के पुर्जे कैसे घिसते हैं? घर्षण बल के कारण। घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाने में समर्थ हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम चल रहे हैं पृथ्वी पे, नहीं तो हम पृथ्वी पे क्या चल भी नहीं पाते। अब दाब क्या होता है? दाब क्या होता है? क्षेत्रफल कम होने पर बल का प्रभाव अधिक होता है और बल के प्रभाव की माप दाब से की जाती है। अब किसी को हम बल लगाएंगे, उसका जो एरिया है, जैसे हम फुटबॉल मतलब बॉल को दबाते हैं तो वो क्या थोड़ा थोड़ा दब जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम दाब बोलते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इस मात्रक को पास्कल कहते हैं। और तरल पदार्थों पर दाब। तरल पदार्थ कैसे हो गया? जो बहता है उसे हम तरल पदार्थ कहते हैं। अब गैस और द्रव दोनों में ही तरल पदार्थ होते हैं। वायुमंडल की वायु चारों ओर दाब डालती है। वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसका मान लगभग 100 किलो पास्कल होता है। क्या होता है? बहने वाले पदार्थ को, मतलब पानी बहता है, उसको तेल बहता है, जो भी चीज़ें बहती है उसको क्या बोलते हैं? दूध बहता है। तो इस चीज़ों को तरल पदार्थ बोलते हैं। और गैस और दोनों में ही तरल पदार्थ होते हैं। जो वायुमंडल है हमारे चारों ओर क्या करती है? एक दाब डालती है और वो जो दाब डालती है उसी को आरोपित वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायु की मात्रा घटने लगती है, वायुमंडल दाब कम हो जाता है और ऊंचे पहाड़ों पर जाने वाले व्यक्ति बेचैनी अनुभव करते क्योंकि कभी कभी उनकी नाकों से क्या खून भी बहने लगता है। पृथ्वी की शरीर पर पृथ्वी की सतह पर हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में बहने वाली रक्त वाहिनियों पर दबाव डालता है। क्या करता है?
जो हमारे शरीर में रक्त बह रहा है उस पर रक्त वाहिनियों पर दबाव डालता है, जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं। और ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, किंतु रक्त वाहिनियों पर रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाने के कारण रक्त वाहिनियों से रक्त क्या होता है, निकलने लगता है। कैसे कैसे होने लगता है? जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, रक्त वाहिनियों पर रक्त का दाब और वायुमंडलीय का दाब से अधिक होता है। जो हमारा रक्त दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाता है, इसके कारण हमारा जो रक्त है वो बहने लगता है। अब द्रव का दाब, द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है द्रव, उसी बर्तन की दीवार या तली पर दाब डालने लगता है। अब जैसे पानी डाले तो वो पूरे जो किनारे किनारे हम उस पर अपना दाब डालने लगता है। गहराई के साथ यह दाब बढ़ता जाता है। समुद्र के अंदर जब हम दाब डालते हैं तो जो हम समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं तो जल का दाब बढ़ता जाता है। और समुद्र में गहराई में जाने वाले गोताखोर विशेष प्रकार के क्या पहनते हैं? सूट पहनते हैं, जिसके कारण वो ऊपर ही रहते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। वाहनों के पहियों में हवा का एक निश्चित दाब रखा जाता है। पहियों में हवा का दाब मापने वाले उपकरणों का उपयोग वाहनों के पंचर बनाने और पहियों में हवा भरने वाली दुकानों में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर से। जो वायुमंडलीय दाब है किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से। और जो पहिए भरते हैं तो पहिए में जो हवा भरते हैं वो भी बैरोमीटर रखे रहते हैं। अब जो स्कूटर में कितनी हवा डाल सकते हैं? इतने से इतना, 110 से 190 केल्विन पास कर। कार में 140 से 170 केल्विन पास, 450 से 530 तक किस में डाल सकते हैं? ट्रक में। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा क्लास 6 साइंस का 10th चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ।